कक्षा 12 हिंदी कक्षा में एक बार फिर से हम लोग एकत्र हुए हैं। साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे हम लोग गद्य साहित्य में। तो शुक्लोत्तर युग तक हम लोगों ने पढ़ाई की। गद्य साहित्य को कितने युगों में बांटा गया, किस युग के कौन कौन से प्रमुख साहित्यकार हुए, इन सब पर चर्चाएं हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी गद्य साहित्य में प्रमुख विधाओं की। विधा होती क्या है पहले जान लीजिए। विधा शब्द जो है विधि से बना है। विधि का अर्थ होता है तरीका, ढंग, ठीक है, ढंग, तरीका, शैली, लिखने का जो आपका तरीका है वही आपकी शैली होती है, वही आपका जो है विधा कहलाता है। विधि शब्द के लिए होता है विधि से बना आपका विधा, ठीक है। विधा जो है किसी भी प्रकरण को गद्य के या हिंदी के किसी भी प्रकरण को गद्य में जिस ढंग से लिखा जाता है, काव्य में नहीं लिखना, गद्य में किसी प्रकरण को लिखने का जो ढंग होता है वही विधा कहलाता है। अलग अलग प्रकरण अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। तार्किक विचार क्रमबद्ध लिखे जाते हैं तो निबंध कहलाते हैं। कुछ विचार कहानियां, जैसे कुछ दो चार लोगों के आपस की कथाएं, दो चार लोगों के बारे में कहानी के रूप में, उनके संवादों को पात्रों के माध्यम से दिखाया जाए तो नाटक, एकांकी, तमाम चीजें हैं। तो विधा का अर्थ लिखने का तरीका। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं निम्नलिखित हैं और नाम लिखना शुरू कीजिए। प्रमुख विधाओं में सबसे पहले आपका होगा नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, भेंट वार्ता, यात्रा साहित्य, पत्र लेखन, ठीक है, और आदि कर दीजिए या इत्यादि कर दीजिए। बाकी की प्रमुख विधाएं हम लोग पढ़ते हैं। डायरी होती है, रेडियो रूपक है। तो मुख्य आपकी क्या है, निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, ठीक है, भेंट वार्ता इत्यादि। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे नाटक की। नाटक होता क्या है, देखिए नाटक के बारे में सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कि गद्य लेखन की वह विधा जिसमें पात्रों और संवादों के माध्यम से कथानक को रंगमंच पर अभिनय के द्वारा व्यक्त किया जाता है, नाटक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि गद्य लेखन की वह विधा जिसमें पात्रों और संवादों के माध्यम से कथानक को रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रकट किया जाए या प्रस्तुत किया जाता है उसे नाटक कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब जो इसके जो एक दो शब्द हैं उसको ध्यान रखिए। पात्र कलाकार आपकी, जैसे आप फिल्में देखते हो, रंगमंच का मतलब स्टेज, जो आप अंग्रेजी में स्टेज कहते हो, जिस पर अभिनय किया जाता है, एक्टिंग की जाती है। तो होता क्या है कि एक कथानक, एक कहानी होती है जिसे पात्रों अर्थात कलाकारों के द्वारा, कोई राजा बनता है, कोई किसान बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई सिपाही बनता है, कोई चोर बनता है, ठीक है, तमाम पात्र होते हैं कहानी के। जो जो उस कहानी के पात्र हैं सबका अभिनय करने वाला एक व्यक्ति होता है। उस पात्र को जो अभिनय कर रहा होता है उसको अभिनेता कहते हैं। ध्यान दीजिए, नट शब्द का अर्थ होता है अभिनेता। नट का अर्थ है अभिनेता। और अभिनेताओं के द्वारा रंगमंच पर अर्थात नटों के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत की जाने वाली कलाकृति को या कलात्मक कथा शैली को निबंध कहा जाता है, वो नाटक कहा जाता है। नट द्वारा प्रस्तुत किया गया तो नाटक। अभिनेता संवाद क्या होता है, जिसको आप अंग्रेजी में डायलॉग बोलते हो, जो लोग बोलते हैं। राजा क्या कहता है, सिंहासन पर बैठकर आदेश दे रहा है, सिपाही उसकी आज्ञा मान रहा है, मंत्री उसको सलाह दे रहा है, पुरोहित कुछ और कह रहा है, चोर भाग रहा है, तमाम चीजें जो उसके अपने अपने सबकी बातें, संवाद होते हैं, डायलॉग। वो तो पात्रों और संवादों के माध्यम से पूरे कथानक को, पूरी कथा वस्तु, पूरी कहानी को रंगमंच पर, स्टेज पर अभिनय के द्वारा, अपनी एक्टिंग के द्वारा दर्शकों के सामने जब प्रस्तुत किया जाता है तो वह कला, वह कथा जो होती है वह नाटक कहलाती है। नाटक के बारे में देख लीजिए। नाटक में
पात्रों और घटनाओं का चित्रण किसी अन्य की सहायता से किया जाता है। जो कथा में लिखा गया है वो किसी व्यक्ति को, किसी अन्य को अर्थात किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है। जैसे आप देखिए, आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे, अंधेर नगरी नाटक था आपका, ठीक है, ठग ठगे गए, ऐसे कई नाटक, झांसी की रानी होता है, ये सब करते थे बच्चे। तो उसमें होता क्या है, अब आजकल में झांसी की रानी तो आ नहीं, कोई और व्यक्ति है जो उनका अभिनय करता है, तो वही कलाकार कहलाता है, वही अभिनेता है, वही नट है। उसी नट के द्वारा अभिनय किए जाने के कारण यह जो कलात्मक साहित्य रचना है वह नाटक कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, नाटक अत्यंत प्राचीन विधा है, सबसे प्राचीन नहीं है। नाटक का जन्म भारतेंदु युग में ही हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने पहला नाटक लिखा, ठीक है। तो नाटक में आप लिख सकते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक, पहली नाट्य रचना जो थी वो लिखी किसने? नहुस नाम का नाटक है आपका, और इसके लेखक कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास। ध्यान रखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे गोपाल चंद्र जी। इन्होंने हिंदी साहित्य का ये पहला नाटक लिखा। इसके बाद भारतेंदु जी ने एक साथ 17 या 18 नाटकों की रचना की, जैसे वैदिक की हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ठीक है। आप 11th वाले जो पढ़े हैं, पहला पाठ ही आपका था भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। उसमें पढ़ते समय जब भारतेंदु का जीवन परिचय हम लोगों ने पढ़ा, पाठ तो उनका निबंध का है, लेकिन जीवन परिचय में आपको 17 या 18 निबंधों के नाम, वो नाटकों के नाम दिए गए हैं जो आप पढ़ेंगे आगे। तो इसके अतिरिक्त ध्यान दीजिए, ये नहुस जो है ये 1841 ईस्वी में लिखा गया था। 1841 ईस्वी में, अर्थात ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के ठीक पहले का है, पूर्व भारतेंदु युग का। ध्यान, भारतेंदु युग का नहीं है यह पूर्व भारतेंदु युग का है, ये जागरण काल का है। 1841 में गोपाल चंद्र गिरधर दास ने इसको लिखा। इसके अतिरिक्त सबसे अधिक इसका मतलब प्रसार जो हुआ वो भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं ही किया, ठीक है। एक और नाटककार रहे हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में लिखा, ये हिंदी भाषा का प्रथम नाटक है, आप देख सकते हैं हिंदी का प्रथम नाटक यह था। अब इसके बाद देख लीजिए ब्रज भाषा का प्रथम नाटक, ठीक है, क्योंकि हिंदी से पहले भी ब्रज भाषा थी, तो ब्रज भाषा का प्रथम नाटक ब्रज भाषा में जो लिखा गया वो नाटक कौन सा था? सन 1846 से 1911 के बीच में लिखा गया है। सन इसका कंफर्म नहीं हो पा रहा है, एकदम परिपक्व नहीं है। इसके लेखक हैं रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह, जिन्होंने आनंद रघुनंदन नाम का एक नाटक लिखा था। तो नाटक का नाम आपका है आनंद रघुनंदन। यह आपका नाटक था। इसके लेखक जो हैं वो रीवा के राजा थे। रीवा एक रियासत थी उत्तर प्रदेश की, जिसके राजा थे विश्वनाथ सिंह। एक आनंद रघुनंदन के लेखक थे विश्वनाथ सिंह। आप रीवा नरेश लिख सकते हैं। रीवा नरेश हो जा रहा है विश्वनाथ सिंह। ठीक है, रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह जी थे, जिन्होंने ब्रज भाषा में पहला नाटक लिखा आनंद रघुनंदन, और हिंदी भाषा का पहला नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुस नाम का नाटक लिखा।
इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी के बाद फिर द्विवेदी युग में भी जयशंकर प्रसाद जी का आगमन हो चुका था, तो उन्होंने भी नाटक लिखे हैं। भारतेंदु जी के बाद देखिए जयशंकर प्रसाद जो थे वो द्विवेदी युग में भी रचना किए हैं और छायावाद यानी शुक्ल युग में भी किए हैं। मूल रूप से वो शुक्ल युग के हैं, प्रसाद युग उसी को कहा गया, किंतु उनकी रचना का काल द्विवेदी युग से शुरू होता है। तो जयशंकर प्रसाद का आगमन हुआ। जयशंकर प्रसाद भी नाटकों के विशेष रचयिता है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब उनकी रचनाएं हैं, ठीक है। और अजातशत्रु है, ये ऐतिहासिक नाटक थे। फिर हरिशंकर प्रेमी नाम के एक हुए जिन्होंने रक्षाबंधन नाम का नाटक लिखा। हरिशंकर प्रेमी का रक्षाबंधन, आपको मैंने जो PDF दिया है उसमें सारे नाटककारों का नाम, जब आप नाटक विधा का अध्ययन करोगे तो आपको उसमें मिल जाएगा, आप उसको ले लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा और वहाँ से जितने भी नाटककार और उनके लेखक दिए गए, जैसे उदय शंकर भट्ट का शक विजय है, और भी नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र ने राजयोग लिखा है, सिंदूर की होली लिखा है, ठीक है। तमाम नाटककार हैं जिनके नाम आप इसमें से देख करके लिख सकते हो। इनकी रचनाएं लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत उल्लेखनीय हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एकांकी। तो नाटक के बाद एकांकी का है। देखिए नाटक जो आपका होता है इसमें कई अंक होते हैं। नाटक में ही लिख लीजिएगा कि नाटक में कई अंक होते हैं। अंक का मतलब कई भाग, एक दृश्य दूसरा दृश्य, एक पहला अंक दूसरा अंक। आप देखिए कोई भी नाटक आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे एक लिखा रहता है, फिर कुछ के बाद जहाँ एक पन्ना दो पन्ने में वो कथानक होता है, दूसरे दृश्य के बाद दूसरा, या जब एक कथानक खत्म होता है तो उसके नीचे यहाँ कुछ पढ़ने के बाद एक, फिर कुछ पढ़ने के बाद दो, फिर कुछ पढ़ने के बाद तीन, और अंत में लिखते हैं पर्दा गिरता है। एकांकी में क्या होता है, इसमें एक ही अंक होता है। एकांकी की परिभाषा आप लोग लिखेंगे। नाटक के बाद आपका जो है ये परिभाषा, पहली विधा, दूसरी विधा आपकी है एकांकी। एकांकी शब्द से एक अंकी, जिसमें एक ही अंक हो, तो लिखेगा वह नाट्य रचना। नाट्य रचना मतलब वह नाटक, वह नाट्य रचना, वह नाट्य रचना जिसमें एक ही अंक होता है एकांकी कहलाती है। एकांकी को भी पात्रों और संवादों के माध्यम से रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक ठीक सारे क्रियाकलाप वही हैं। पात्र नाटक में भी हैं, पात्र एकांकी में भी हैं। पात्र के साथ साथ संवाद भी नाटक में भी है, एकांकी में भी है, ठीक है। दृश्य बदलेंगे उसमें भी, दृश्य इसमें भी बदलेंगे, किंतु नाटक में कई अंक होते हैं, एकांकी में एक ही अंक होता है। पूरी कहानी एक ही अंक में, जैसे आपने 9th में रामकुमार वर्मा का दीपदान पढ़ा है। अब वह नाट्य रचना जो एक ही अंक में लिखी गई हो एकांकी कहलाती है। देखिए एकांकी के प्रमुख लेखकों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम आता है, उपेंद्र नाथ अष्ट हैं, भुवनेश्वर, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, सत्येंद्र शरद, विनोद रस्तोगी आदि के नाम आते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हिंदी साहित्य के एकांकी के जो जनक हैं, ठीक है, नाटक के जनक तो आपने पढ़ लिया, गोपाल चंद्र विद्यादास ने पहला नाटक लिखा तो नाटक के जन्मदाता वही है। एकांकी के जनक जो है इस पर थोड़ा सा मतभेद है। कुछ विद्वान भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित अंधेर नगरी को पहली एकांकी मानते हैं। अंधेर नगरी एक ही अंक में लिखा गया नाटक है, उसको नाटक में भी गिना जाता है, एकांकी में भी गिना जाता है, क्योंकि नाटक और एकांकी में बस वही अंतर है, एक अंक और बहुत से अंक। तो अधिकांश विद्वान हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित अंधेर नगरी को पहली एकांकी मानते हैं, और अधिकांश विद्वान डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित जो आपने पढ़ा दीपदान को ही पहली एकांकी रचना मानते हैं। तो इन दोनों में से कहीं भी अगर आप इंटरमीडिएट में आपके कोर्स के अनुसार हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। रामकुमार वर्मा की दीपदान नामक एकांकी को पहली एकांकी रचना माना गया है। इसके बाद तीसरी विधा हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका होगा उपन्यास। उपन्यास ध्यान दीजिए,
उपन्यास जो होता है इसमें कथा भी होती है, संवाद भी होते हैं, पात्र भी होते हैं, अभिनय भी हो सकता है। कई उपन्यासों पर तो कई फिल्में बन चुकी हैं जिन्हें आप देखते हैं। तो सारी चीजें होने के बावजूद इसका कथानक बहुत विस्तृत होता है। जैसे नाटक और एकांकी संक्षेप में होते हैं, अगर उनको मंचन किया जाए, अभिनय किया जाए तो घंटे 2 घंटे की होंगी। लेकिन उपन्यास जो होते हैं पूरी तरह से उनका अभिनय किया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, उपन्यास एक बहुत सबसे लंबी जो गद्य की विधा है वो उपन्यास ही है, उससे लंबा कुछ नहीं है। उपन्यास में कहानी होती है, संवाद, पात्र, अभिनय सब कुछ होता है, घटनाक्रम का वर्णन होता है और भी बहुत कुछ उपन्यास में वर्णन होता है जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो उपन्यास की पढ़ाई कल करते हैं। आप लोगों को पिछली बार पढ़ाते हुए मैंने शायद एक पहेली पूछी थी, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगता है आप लोगों ने वीडियो देखा नहीं है। एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग देखते रहिए, आपके सर्वथा उपयोग की वस्तु है। किसी भी वीडियो को आप लोग उपेक्षित मत कीजिए। आज केवल नाटक और एकांकी को पढ़ लें, कल हम लोग उपन्यास के बारे में, कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक इतने में ही मस्त रहिए। धन्यवाद।